नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बीपीएससी में या यूपी पीसीएस या इस तरह के जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उसके पीटी में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोस्त। चलिए एक एक कर के हम आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही यह प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1773 के समय उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कलकत्ता ही पूरे भारत का राजधानी हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चार्टर्ड एक्ट 1833। चार्टर्ड एक्ट 1833 में यह प्रावधान था कि भारतवासी भी भारत के देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? यानी कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी वह किस कारण से पड़ी थी और किस एक्ट के हिसाब से पड़ी थी? तो इसके लिए हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन 1813। 1813 में यह प्रावधान था कि 1813 में यह प्रावधान था कि भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, ये तीनों के कारण ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो हो जाएगा 1813 का चार्टर्ड एक्ट। 1813 के चार्टर्ड एक्ट में ही यह प्रावधान था कि भारत से इसी 1813 के ही चार्टर्ड एक्ट में यह प्रावधान था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए, लेकिन चाय का व्यापार पर एकाधिकार रहेगा और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार रहेगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो ये हो जाएगा 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे, प्रथम प्रमुख न्यायाधीश थे, ये गलत है। इम्पे नाम था उनका, इम्पे इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा सही आंसर केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत, क्योंकि प्रथम न्यायाधीश थे इम्पे, नाम था उनका इम्पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, मिलान करिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसका तो हो जाएगा पहला नियामक अधिनियम 1773, अभी हम लोगों ने देखा है इसको। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एक पकड़ में आ गया। बी का एक देखिए, इसमें बी का एक कौन है? बी का एक में है आपका बी,
यानी कि आपका बी ही आंसर, एक ही क्वेश्चन से सारा का सारा मिलान हो गया। समय दे करके आप इसे अच्छे से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये गलत है। उस समय भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया था। आगे देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। मिलान करना, सॉरी, इसमें सही कथन को चुनना है। ध्यान से देखना होगा इसे दोस्तों, ध्यान से देख कर इसे बनाइए। पहला है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। ये गलत है। दूसरा, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। सही है। तीसरा, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। इसका देखिए सही आंसर बी दिया है। यानी निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो इसका आंसर बी, यानी दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इसे ध्यान से देख करके बनाइएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ पीसीएस का एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन है, जो कि इसका सही आंसर चारों विकल्प में से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? ये हो जाएगा आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो सबको जानते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार के समय हुआ था, 1909। आंसर सही, आंसर बी। 1909 का अधिनियम संबंधित है, तो सबको जानते हैं, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम से की गई थी, जो कि 1937 में स्थापित हुआ था। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1937। 1935 के भारत शासन अधिनियम में के हिसाब से किया गया था और स्थापना 1937 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्र में द्वैध शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 के हिसाब से केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया, और इससे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लगाया गया था। और 1935 में क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन को हटा करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? मिलान कीजिए, सही चुनिए इसमें से। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही। 1919 के भारत शासन अधिनियम के हिसाब से प्रांत में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, ये नहीं होगा।
ये 1909 में ही हो गया था। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण ये हुआ था। प्रांतों को कुछ सीमित शक्तियां दी गई थी। पहला और तीसरा सही हो जाएगा, सही आंसर सी। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, चूंकि आईएएस का देखिए यूपीएससी का प्री एग्जाम 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे क्या कहता है कि संबंध में द्वैत शासन यानी डायरकी सिद्धांत की बात करता है। केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन नहीं। 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना नहीं। देखिए इसका सही आंसर डी है। प्रांत में प्रायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन किया गया था, यानी प्रांतों में कुछ विषयों को अपने पास सरल रखा गया था और कुछ विषय को हस्तांतरित किया गया था, इसी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और ट्रांसफर, देखिए यही चीज़ हुआ था 1919 में। प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था, जिसमें कुछ कार्य को आरक्षित रखा गया था और कुछ को हस्तांतरित किया गया था। विषय के अंतर्गत बांटे गए थे। किस किस की बात करता है? आरक्षित विषय माने गए थे। देखिए इसको थोड़ा सा समझिए पहले। आरक्षित विषय, आरक्षित का मतलब हो गया कि ब्रिटिश सरकार जो अधिकार अपने पास रख लिया उसे आरक्षित कहते हैं, और जो अधिकार प्रांतीय शासन को सौंप दिया उसे हस्तांतरित कहते हैं। ये तो सोचने वाली बात है कि आरक्षित किसको किसको रखेगा वो। देखिए सबसे पहले तो भू राजस्व को अपने पास रखेगा, क्योंकि इससे यह इनकम का सोर्स था, तो ये आरक्षित विषय में चला जाएगा। दूसरा, न्यायिक व्यवस्था को भी अपने पास रखेगा, इसे भी वो अपने हिसाब से चलाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट हो गया पुलिस प्रशासन को। ये तीनों को ब्रिटिश सरकार अपने पास आरक्षित रख लिया था। स्थानीय स्वशासन इसको हस्तांतरित कर दिया गया था, यानी प्रांतों को दे दिया गया था कि अब आप लोग इसको चलाइए। तो आरक्षित विषय में हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 4, सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है भाई। प्रांत की बात करेगा तो 1919, प्रांत की बात करेगा तो 1919, और केंद्र की बात करेगा तो 1935। ठीक। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? देखिए आ गया। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? 1919। द्विसदन का विधायिका केंद्र में लाया गया था। 16, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई थी। गलत है ये। सभी महिलाएं जो लिखी हुई है ये गलत है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। ये सही है। इसका ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी कि पूछ क्या रहा है? सही पूछ रहा है, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पे,
सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में, सिविल सर्विस के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यूपी का आरओ, एआरओ प्री में पूछा हुआ है सब क्वेश्चन। हम जितने भी इसमें क्वेश्चन दिखा रहे हैं सभी के सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ध्यान से इसे आप बैठ करके बनाइए, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। भी सही है। 1919 के शासन अधिनियम में यह था कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत में भी अब होगी, और 41 तक आते आते ऐसा हो गया था कि यूरोपवासियों से ज़्यादा भारतीय ही उसमें चुने जाने लगे थे। दोनों सही है, एक और दो दोनों सही। आंसर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी? 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था 1919 के अधिनियम में किया गया था। MBBI क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस के प्री में पूछा गया है 2023 में। केंद्रीय विधानसभा निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछ रहा है कि केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कब कब हुआ था? तो इसका पहला आंसर हो जाएगा 1926 और दूसरा हो जाएगा 1945। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1926 में केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन हुआ था और 1945 में हुआ था। ये दोनों के दोनों भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही हुआ था। 1945 है तो देख करके घबरा नहीं जाना है। इस 1945 में जो निर्वाचन हुआ था उसका भी निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के हिसाब से ही हुआ था। सही आंसर ए और सी हो जाएगा। 20, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत सबसे अंतिम चुनाव 1945 में हुआ था। अभी पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। सही हो जाएगा इसका सी। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। राष्ट्रपति जो अध्यादेश निर्गत करता है, आज भी यह नियम है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यह अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है किस अधिनियम के तहत था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से लिया गया है? ठीक, तो उसको याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 का भारत शासन अधिनियम से प्रवृत्त हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए MPPCS में प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि भारत के जो संविधान बना, इस संविधान में जो हम लोग पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं ना कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। सही आंसर सी। अगला, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन दोनों भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था, और जबकि प्रांत में द्वैत शासन 1919 में। तो इसका सही आंसर 1935। देखिए सही आंसर 1980 दिया हुआ है इसका, 1935, जो कि बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था।
ये भी 1935 हो जाएगा, सही है। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, भारत में संघीय शासन की बात किया गया था 1935 के अधिनियम में। कहा गया था कि भारत एक संघ होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का होगा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। देखिए, यूपीएससी के प्री में और यूपीपीसीएस के मेंस में 2008-18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए, समझिए क्वेश्चन को। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो अवशेष शक्तियां जो है ना दोस्त, अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दिया गया था। यानी उस समय जो गवर्नर जनरल, जो वायसराय होते थे, उनको दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली, तो उसमें क्या था? ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका ऑप्शन देख करके भ्रम में पड़ जाइएगा। कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली, जो संघीय प्रणाली थी उसको किस नाम से जाना जाता था? अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत, भारतीय परिसंघ। चारों ऑप्शन किसी भी स्टूडेंट को भ्रम में डाल सकता है। हम लोगों को भ्रम में नहीं पड़ना है। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी। नाम को कई एक तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन हम लोग को भारत संघ याद रखना है। अखिल भारतीय संघ भी दिया हुआ है। बहुत से दोस्त जो नहीं जान रहे होंगे, भ्रम में पड़ करके अखिल भारतीय संघ मार के चले जाएंगे, जबकि वो गलत हो जाएगा। भारत संघ होगा सही आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? इसमें पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। देखिए, यूपीपीसीएस 2010 में भी पूछा गया है, हाल फिलहाल में बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहता है कि 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था, उसके बारे में कौन सा चीज़ सही नहीं है, गलत पूछ रहा है। इसमें कौन गलत है? देश के लिए लिखित संविधान। देखिए, संविधान की बात तो 1935 के अधिनियम में था ही नहीं, पहले तो यही गलत हो गया। दूसरा, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, सही है। एक संघ की योजना, संघ तो बनाने की बात हो भी किया था जिसका नाम पड़ा था भारत संघ। ठीक है, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित करना, यानी नॉमिनेट करना, बिल्कुल सही। सही आंसर हो जाएगा आपका ये। चूंकि यह पूछ रहा है कि सही अवयव नहीं है, तो सही अवयव यही वाला नहीं है, बाकी तीनों है। अगला क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यानी कि हम लोग का जो आज भारतीय संविधान है, इस संविधान का मुख्य स्रोत के रूप में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे अधिनियम, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। फिलहाल तो यहाँ पर यूपीपीसीएस में देख रहे हैं कि पूछा गया है। इसके अलावा भी कई तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, इस क्वेश्चन से एक चीज़ तो क्लियर है कि बर्मा भारत से अलग हुआ, यानी बर्मा भी कभी भारत का अंग हुआ करता था। बर्मा का मतलब समझ रहे हैं? म्यांमार, जिसको आज वर्तमान में हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, वो भी कभी भारत का अंग हुआ करता था, जिसे अलग कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में इसको भारत से अलग कर दिया गया था। अगर नहीं किया जाता तो जिस तरह से आज हम लोग का पूर्वोत्तर राज्य है ना, उसी तरह से बर्मा यानी म्यांमार भी भारत का ही हिस्सा होता, जो कि अलग कर दिया गया था 1935। सही आंसर सी। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा
कि अगर इस जितने भी हमने अभी प्रश्न देखे, इस प्रश्न में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, अगर इसमें आपको सही जानकारी अच्छी लगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे और भी इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लाने में मदद मिले। चूँकि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक, थैंक यू दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा लगा है आपको।